गुड इवनिंग, नमस्ते। आज हम बात करेंगे इग्नू की बुक की, जो कि है BHIE 141, जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, जिसकी बुक का कोड है BHIE 141। चीन एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जो कि चैप्टर पहला है। आज हम बात करेंगे जो पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप देख रहे होंगे 1.5 में चीनी शाही राज्य और स्टेपी की चुनौतियां क्या थी। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। चीनी शाही राज्य और स्टेपी की चुनौतियां क्या थी। आशा करता हूँ PDF आपको सही दिख रहा होगा। चीनी शाही राज्य और स्टेपी की चुनौतियां क्या थी। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। चीनी शाही राज्य और स्टेपी की चुनौतियां क्या थी, तो स्टार्ट करते हैं। चीन के जो पहले सम्राट थे वो छिन शुहुआंगड़ी थे। चीन के जो पहले सम्राट थे छिन शुहुआंगड़ी थे। तो चीन के पहले सम्राट कौन थे? छिन शुहुआंगड़ी थे। उनके तहत हम देखें जो साम्राज्य को साम्राज्य को पहली बार प्रांतों में विभाजित किया गया था, जो केंद्रीय रूप से प्रशासित किया जा रहा था। मतलब जो साम्राज्य था उसको पहली बार प्रांतों में विभाजित किया गया था, जो केंद्रीय रूप से प्रशासित किया जा रहा था। वहाँ एक समान कानून संहिता और एकीकृत जो लिपि है उसको लागू किया गया, और उन्होंने किसानों को स्वतंत्र भूधारकों में बदल दिया, जिन्हें राज्य को सीधे कर देना पड़ता था। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया गया था, और जो भार और नापतोल की जो तरीके थे उसका मानकीकरण किया गया था। छिन शुहुआंगड़ी ने खानादोश लोग जो चीन के उत्तर और पश्चिम में उनके साम्राज्य पर आक्रमण किया करते थे, उन्हें रोकने के लिए जो पूर्व राज्यों द्वारा जो दीवारें बनाई जा रही थी, उसे जोड़ने और मजबूत करने का काम किया। और साथ ही साथ उन्होंने उनके समय से पहले से जितने भी पुस्तकें थे या साहित्यिक रिकॉर्ड थे उसको बड़े पैमाने पर जलाने का आदेश दिया, ताकि उनके शासन के साथ जो साहित्यिक रिकॉर्ड हैं जो नए सिरे से शुरू हो सके। तो इस प्रकार के उन्होंने ये कार्य किए। वहीं हम देखें तो जब छिन शुहुआंगड़ी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके 2 दशक से भी कम समय में उनका जो राजवंश है कुछ समय बाद ही पलट दिया जाता है। जो चीनी इतिहास में अनेक किसान विद्रोह के रूप में हम जिसे जानते हैं। इस विद्रोह के नेता जो थे हान राजवंश की नींव रखी, 4 शताब्दी तक चला। हालांकि हम देखें जो चीन के साम्राज्य की संरचना और विशेषता जो है वो बाद की शताब्दियों में काफ़ी बदल दिया गया था। आप आगे आके पढ़ोगे जो चीन में कैसे कैसे शैक्षिक सुधार किए गए, सैन्य सुधार किए गए, प्रशासनिक सुधार किए गए, इस तरह के चीन में सुधार किए गए। केंद्र शासित प्रांतों के अलावा अलग अलग समय में चीनी साम्राज्य परिधि पर अन्य क्षेत्रों को शामिल करता रहा, जो केंद्र से कम प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के द्वारा शासित था। उसी प्रकार हम देखें जो चीन में हमें भले ही अलग अलग समय पर अलग अलग राजवंशों के सत्ता को हम देखते हैं, जिसका आकार विभिन्न कालों में घटता बढ़ता रहा, और यह बार बार नागरिक संघर्ष और विदेशी आक्रमणों को झेलता रहा। यही हम देखें अपने शुरुआती दिनों में चीनी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उत्तरी और उत्तर पश्चिम सीमावर्ती पर उत्तर और उत्तरी पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जंगी खानाबदोश थे, लोग थे, उस जो उपस्थिति उनके द्वारा आक्रमण था।
धन संपत्ति जो इसके विकसित कृषि व्यवस्था पर आधारित थी और खानाबदोश लोगों के लिए एक बहुत आकर्षक का स्रोत था, जो अक्सर मतलब चीनी राज्य से सैन्य रूप से बेहतर थे। देखो तो कहीं ना कहीं ये चीनी जो सेना शक्ति थी उससे बेहतर थे, खासकर इस अवधि से जो सब चीनी राज्य कमज़ोर हो गया। चीन और खानाबदोश के व्यापार चीन और खानाबदोश के व्यापार लगभग हर समय चलता रहा। लेकिन उन अवधियों में जब सॉरी मतलब अगर हम उनकी व्यापारिक गतिविधि की बात करें, किसकी, सॉरी, खानाबदोश की, तो चीन और खानाबदोश के बीच लगभग हर समय व्यापार चलता रहा। ठीक है। उन अवधियों में जब खानाबदोश जनजातीय सैन्य रूप से मजबूत हुई, चीन को स्टेपी से कई आक्रमणों को झेलना पड़ा। वहीं देखें तो बाद के समय में मतलब हान काल के बाद चीनी राज्य और उसने जो शायद और अधिकारी हैं, वो स्टेपी के खतरे के बारे में अत्यधिक चिंतित पूर्ण थे, जो उन्हें साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एकमात्र गंभीर खतरे के रूप में प्रतीत हो रहे थे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये एग्जाम की दृष्टि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मेरी बातों पर ध्यान दें और अपने नोट्स बना लें, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए।